So, dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we have already discussed kingdom फंजे in detail. तो उसमें हमने जो भी इसकी सब हेडिंग्स थे, चाहे वो इंट्रोडक्शन था, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजे, वो हमने डिस्कस किए. तो उसके बाद टाइप्स या मैं कहूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजे, तो उसमें मैंने कहा मेन 4 ग्रुप्स आर देयर. तो जो आपके एनसीईआरटी में भी है, नंबर 1 इज़ फाइकोमाइसीट्स, वो हमने डिस्कस किया. उसके बाद आता है एस्कोमाइसीट्स, उसके बाद बेसिडियोमाइसीट्स, देन डिटेरोमाइसीट्स, और उसमें लाइकन्स भी आते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. तो अब तो इसमें एक और टॉपिक आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वायरसेस. तो इससे पहले कि हम वायरस पढ़ेंगे, तो पहले ये मैं बताऊँ आपको, जब भी कभी ऐसा होता है आपको वो नज़ला ज़ुकाम होता है ना, जिसे हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, तो रनिंग नोज़ होती है. जब फिर पूछते हैं सर भाई क्या है, क्या हुआ है आपको, तो आपका जवाब आता है सर वायरल इन्फेक्शन हुआ है ना, वायरल डिजीज़ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है ना. तो हम क्या ये कहेंगे कि ये जो बीमारी है कॉमन कोल्ड, ये एक पैथोजन से होता है, दैट पैथोजन इज कॉल्ड एज वायरस. तो वायरस वही आज हमने वो टॉपिक पढ़ना है कि वायरस होते क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या ये हमारे दोस्त है, हमारे दुश्मन है ना, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके टाइप्स क्या है, तो ये आज हमने पढ़ना है. तो वायरस जो है ये एक लैटिन टर्म है, तो इसका लिटरल मीनिंग है वेनम, या पॉइजनस फ्लूइड भी हम कहते हैं, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज पॉइजनस फ्लूइड, या उर्दू में हम कहेंगे जहरीला कतरा, है ना. तो ये जो वायरस है ये एक्चुअली सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म हम उसे कहते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है. मान लो हम एमोबा ले लेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनलीज है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, उसके बाद सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन या व्हाटएवर. अगर ये प्लांट हो सेल वॉल होगा तो इसमें सो देयर इज़ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो अगर वायरस की बात हम करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं. वायरस इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स. एक तो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वन इज जेनेटिक मटेरियल, तो दूसरा इसमें प्रोटीन्स होते हैं. ओनली 2 कंपोनेंट्स. सो इसी बुनियाद पर इसे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. सो वायरस आर आल्सो कॉल्ड एज एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो कभी कभी जब हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं क्या वायरस लिविंग है, नॉन लिविंग है, डेड है, क्या है, तो अक्सर बच्चों का रिस्पांस जो आता है क्या है, व्हाट आर दे, नॉन लिविंग, है ना. अक्सर बच्चे क्या यही कहते हैं कि दे आर नॉन लिविंग. लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग हो तो वह कैसे लिविंग बन सकता है. तो नहीं, ये नॉन लिविंग है आपके पास, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, क्या इनको लाइफ मिलेगी? क्या ये लिविंग हो सकते हैं, है ना. जो चीज़ नॉन लिविंग है वो हमेशा नॉन लिविंग. जब भी आप अपने एनवायरनमेंट में होंगे, यहाँ मतलब ये हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा इर्द गिर्द है, सराउंडिंग्स है, तो इसमें आप 3 तरह के ऑर्गेनिज्म या 3 तरह की थिंग्स पाएंगे. वन इज कॉल्ड एज लिविंग, सेकंड इज कॉल्ड एज नॉन लिविंग, थर्ड इज कॉल्ड एज डेड, है ना. तो वी आर लिविंग. तो यहाँ पर सीमेंट है, ब्रिक्स है, बोर्ड, दिस इज नॉन लिविंग. तो डेड भी मैंने कहा ये आपके जिस पर बैठे हैं आप चेयर, ये डेड है बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम प्लांट. तो लेकिन यहाँ जब वायरस की बात होती है, अक्सर बच्चे, हाँ मैं कहूँ क्या मिसनामन है उनकी या उनकी मिस्टेक है क्या है, तो ये वायरस नॉन लिविंग नहीं होते हैं, बल्कि हम यहाँ कहेंगे दे आर फाउंड ऑन द बॉर्डर ऑफ लाइफ, दे आर फाउंड ऑन द. तो जहाँ तक या जब तक एक वायरस होस्ट के बाहर रहता है तो उस वक्त तक ये इनएक्टिव होता है या इनर्ट हम कहेंगे. ठीक, एक वायरस जब एक होस्ट के, विदाउट होस्ट इट कांट डू एनीथिंग, होस्ट के बगैर ये कुछ नहीं करता है. तो लिहाजा होस्ट के बगैर या होस्ट से बाहर अगर हम इस पर स्किन पर भी रखेंगे जिस वायरस को, नो प्रॉब्लम, ये कोई डेंजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता है.
तो ये स्किन इसको अंदर जाने नहीं देगा। इट शुड नीड और इट नीड्स ए पर्टिकुलर ओपनिंग। तो उसको उस वक्त हम इनर्ट कहते हैं, इनएक्टिव कहेंगे, ठीक है। सो लिहाजा हम कहेंगे जो वायरस हैं या वायरसेस हैं, दीज आर इनएक्टिव। ये लिखो आप, दीज आर इनएक्टिव। कभी कभी आपके बोर्ड में आता है क्वेश्चन, व्हाट आर वायरसेस आर डिफाइन वायरसेस, उस वक्त आप चूक जाते हैं, डिफिनीशन आप अच्छी तरह दे नहीं पाते। इस तरह मैं आपको डिफिनीशन या ये भी बताता हूँ। सो दीज आर इनएक्टिव और inert substances outside the host and becomes active when enters into the host. They are acellular organisms and are made up of two components. One is called as genetic material, other is called as protein. So इस तरह आप ये वायरस की डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो ये वायरस जो है ये these are always pathogens, and our virus is always pathogen. तो पैथोजन हम उस एजेंट को कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं विच काजेज डिजीज। क्योंकि मैंने कल भी कहा, जब मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया, फंजे का रोल बताया, मैंने कहा ऑल फंजे आर नॉट डिजीज काजिंग। कुछ हमारे दोस्त भी हैं, कुछ हम जिनको हम खाते हैं ना, कुछ हमारे लिए डिकम्पोजिशन करते हैं, तो कुछ डिजीज काज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर टर्म क्रिएट की गई पैथोजन। तो जो वायरस है, दे आर ऑलवेज पैथोजेंस। वायरस ये लिखो आप, दे आर ऑलवेज पैथोजेंस एंड दे काज डिजीज। फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स इन ह्यूमन बींग्स, चिकन पॉक्स, एड्स, है ना। सो देर आर नंबर ऑफ डिजीज विच आर काज्ड बाय वायरसेस। आल्सो इन केस ऑफ प्लांट्स में भी बहुत से तरह के डिजीज फैलाते हैं, यहाँ काज करते हैं। तो वायरस की हिस्ट्री पर अगर हम जाएंगे, ये एक साइंटिस्ट था कॉल्ड एज, बताएंगे आप? हाँ, इवानोस्की। तो इसने एक दफ़ा जो टोबैको प्लांट है, देखा है टोबैको प्लांट? देखा है टोबैको प्लांट, देखा है। जब हम छोटे थे उस वक्त यहाँ उसकी कल्टीवेशन होती थी। जब हम छोटे थे उस वक्त यहाँ कश्मीर में भी टोबैको की कल्टीवेशन होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। तो ये टोबैको प्लांट जो है, हम इसको बॉटनी में निकोशियाना टोबैकम कहते हैं। तो ये फैमिली सॉलिनेसी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है सिलेबस में जो सॉलिनेसी फैमिली, तो इसी सॉलिनेसी फैमिली के साथ ये बिलोंग करता है। कौन? तो इसी के लीफ पर उसने देख लिया कुछ पैच लाइक स्ट्रक्चर्स, देयर आर सम पैच लाइक स्ट्रक्चर्स। तो कुछ बर्निंग इफेक्ट्स थे इस पर। तो उसने क्या किया, उसने ये लीव्स लाए, तो उनको क्रैश किया। क्रैश करने के बाद उनको वो एक्सट्रैक्ट निकाला। जब उसने क्रैश किया लीव्स, तो क्रैश करने के बाद उनका एक्सट्रैक्ट यानी रस जिसे हम कहते हैं सैब से, वो निकाला और एक हेल्दी टोबैको यहाँ लाया। समझ में आता है? एक हेल्दी टोबैको लाया, तो उस हेल्दी टोबैको के लीफ पर पहले पंक्चर किया। इस पर पंक्चर मीन्स उसको जख्मी कर दिया। क्योंकि मैंने कहा कि जो हमारा स्किन है, प्लांट का स्किन इज प्रोटेक्टिव, उस पर अगर वायरस रखो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसी का अगर हेल्दी लीफ होगा, हेल्दी लीफ के ऊपर अगर सरफेस पर हम वायरस रखेंगे तो कुछ नहीं होगा प्लांट का। लेकिन उसने आप क्या किया, पंक्चर, जख्मी कर दिया। किसको? लीफ को। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट यहाँ से निकाला था, तो इसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास किया। फिल्टर पेपर आप जानते हैं, तो उसका कैरेक्टर जो है, उसमें बैक्टीरिया पास नहीं होता है, यानी उसके इतने स्मॉल पोर्स होते हैं, तो बैक्टीरिया भी पास नहीं हो सकता है। तो उसी के थ्रू उसने पास किया। तो जो यहाँ नीचे एक्सट्रैक्ट आ गया, अब यहाँ पर हेल्दी टोबैको आया था, उसको पंक्चर किया, इसके लीव्स जख्मी कर दिया। तो ये एक्सट्रैक्ट इस पर ऐसे लगा दिया लीव्स पर, है ना। मान लो ये लीफ है, तो इसके ऊपर इसका छिड़काव किया। तो उसके बाद उसको ऐसे ही रखा कुछ देर के लिए, तो उस पर भी ये बर्निंग पैच या हम कहेंगे कुछ निशानात उस पर भी आ गए। तो उसने कहा कोई तो है, कुछ तो है, देयर इज सम सबस्टेंस, देयर इज सम एजेंट्स विच आर काजिंग दीज बर्निंग इफेक्ट्स आर दिस प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ से है, इसमें था
तो इसमें से वो ट्रांसफ़र हुआ हेल्दी लीफ में, तो उसके बाद वो उसके अलावा कुछ नहीं पाया, लेकिन आइडिया दे दिया उसने। तो उसके बाद और एक साइंस आया, दैट इज कॉल्ड एज बेजरिंग, है ना। ये एक आया, उसने कहा ये एक ऑर्गेनिज्म है, हम कहेंगे सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। दिस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि फिल्टर पेपर के पास हो गया। तो यही वो सबस्टेंस है जिसके ज़रिए इस हेल्दी टोबैको में डिजीज़ काज हो गई। तो उसने ये टर्म दी यहाँ पर पॉइंट की, दैट इज कॉल्ड एज वायरस। तो कभी कभी ये आपके नीट में भी आता है ऑब्जेक्ट, हु कॉइन्ड द टर्म, इट वाज बेजरिंग, जिसने टर्म कॉइन की वायरस की, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो टोबैको प्लांट था जिस पर डिजीज़ हुई थी, तो इसमें एक सबस्टेंस है, तो वो उसी के ज़रिए दूसरे टोबैको में भी डिजीज़ फैलती है। तो उसका साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा होता है जो फिल्टर पेपर के थ्रू पास होता है। सो ही कॉइन्ड द टर्म वायरस। तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया, दैट इज कॉल्ड स्टैनली। स्टैनली, तो उसने इस वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कलेक्ट किया, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। एंड स्टैनली कलेक्टेड वायरस इन क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल क्या होते हैं, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। क्रिस्टल, शुगर खाया है आपने, दैट इज आल्सो क्रिस्टल फॉर्म, है ना। शुगर जो है ना, दे आर कॉल्ड शुगर क्रिस्टल्स। तो इसी तरह उसने इस वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कलेक्ट किया, ठीक है। सो ये एक हिस्ट्री है इसकी वायरस की, कि किसने इसको पहले देखा, किसने ये टर्म कॉइन की, किसने क्रिस्टल फॉर्म में। तो अक्सर इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर आते हैं, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या आपका नीट का एग्जाम हो। अगर हम इस पर स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है, वहाँ पर 2 डायग्राम्स दिए गए हैं, थोड़ा बात मैं इन पर बात करूँ। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। तो ये जो वायरस है, तो मैंने कहा इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। सेकंड इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ये तो या आरएनए होगा, ठीक, ये तो या डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। होगा अगर मतलब डिस्कवरी हुई होगी, लेकिन आपकी एनसीईआरटी है, वहाँ दिया गया है देयर इज़ नो सच वायरस इन विच बोथ डीएनए आरएनए विल फाउंड। तो हमने ये रट्टा लगाना है, ठीक है। तो साइंस इनकम्प्लीट है, तो डिस्कवरी दिन ब दिन इंक्रीज होते हैं। हो सकता है कभी कल निकलेगा या कहीं कुछ और होगा, तो वहाँ कहेंगे कि दोनों हैं इसमें प्रेजेंट। लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी है, हम उसके इर्द गिर्द तवाफ तो करना ही है ना, क्योंकि वो नीट के लिए आपके लिए है। तो इसमें लिखा गया देयर इज़ नो सच वायरस वायर बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए इज फाउंड। क्लियर। तो जो वायरस जिनमें डीएनए पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, सो ये देखा गया अक्सर एनिमल वायरस, अक्सर है, मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस दे कंटेन डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। एंड इस तरह लिखो, मोस्ट एनिमल वायरस, मोस्ट एनिमल वायरसेस have DNA as a genetic material। तो उनको एनिमल वायरस भी कहते हैं हम, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल बताएंगे आप, पोलियो वायरस है ना, एड्स वायरस, तो इनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आपके को ये ऑब्जेक्टिव आता है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस है यहाँ पर, या एड्स वायरस है, तो जिनमें डीएनए के बदले आरएनए होता है। तो अगर आपने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ी होगी या सुनना होगा, तो ये तो आपके 12th क्लास में प्रोटीन सिंथेसिस है ना, आपकी 12th क्लास में थोड़ा बहुत यहाँ का मैं आपको, प्रोटीन जब बनता है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, ये आप याद रखो, 12th में आपको ये पढ़ना है। तो वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। या आप लिखो, इन प्रोटीन सिंथेसिस 2 स्टेप्स आर टेकिंग प्लेस, वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो डीएनए है
DNA गिव्स RNA। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है, हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है, तो बनाना है प्रोटीन, किस तरह बनेगा, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस 2 स्टेप्स में होती है, वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड इज कॉल्ड एज। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ये DNA जो है हमारी सेल में, ये RNA बनाता है। तो उसके बाद जो RNA है दैट गिव्स प्रोटीन, दैट फॉर्म्स प्रोटीन। अब मुझे कुछ और बताना है, आप पहले आपको समझना है प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है। इट इज अ प्रोसेस which occurs in 2 steps, one is called as transcription, second is called as translation। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA से RNA बनता है, और ट्रांसलेशन में RNA से प्रोटीन। ये आपने लगभग 1 महीने तक पढ़ना है जेनेटिक्स 12th में, तो हमने सिर्फ 1-2 पॉइंट्स कहे। अब तो मैंने कहा ये वायरस जो है इसमें DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर। तो यहाँ पर सीधी सी क्या होगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ये RNA बनेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगी तो प्रोटीन बनेगा। लेकिन कुछ वायरस है जहां पर, यही ले लो पोलियो वायरस, यहां पर क्या है RNA। एड्स वायरस में क्या है, तो होना क्या चाहिए था, DNA है क्या, इनमें क्या होगा, है ना। कभी कभी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए DNA की जरूरत है, DNA होना लाजमी है, लेकिन इनमें DNA है ही, क्या होगा आप यहाँ पर, आपको समझ में आता है। देखो इनमें पहले DNA बनाना है, इनमें पहले, सो हियर RNA इज एज अ जेनेटिक मटेरियल, यहां पर पहले DNA बनाएंगे, DNA से RNA बनता है, उसको क्या कहते हैं। अब RNA से DNA बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे, हाँ एंटी ट्रांसक्रिप्शन। हाँ मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ही तरफ से वन वे ट्रैफिक तो अच्छा नहीं रहता है ना। आपको समझ में आ गया है, ट्रांसक्रिप्शन DNA टू RNA, बट RNA टू DNA, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या आप लिखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम RNA, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांस। यहां पर इनमें एक स्पेशल एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये पॉइंट लिखो, ये तो एग्जाम में आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। सो यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इसमें हेल्प करता है, RNA से DNA बनता है, फिर इस DNA से नया RNA बनाएगा, ये RNA प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये भी हो सकता है आपको कोई पूछेगा, जो जेनेटिक मटेरियल RNA है वो प्रोटीन, ये नॉन जेनेटिक RNA प्रोटीन बनाएगा। तो पहले RNA से क्या बनाना है हमें, DNA से नया RNA बनेगा, फिर उसके बाद प्रोटीन बनेगा। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये किन में होता है, उन एनिमल वायरस में जहां पर RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, क्लियर। तो जो प्लांट वायरस होते हैं, मोस्ट प्लांट वायरस दे कंटेन RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। आप ये लिखो, मोस्ट प्लांट वायरस कंटेन, ये ऑब्जेक्टिव आते हैं इसलिए मैं बताता हूं आपको, मोस्ट प्लांट वायरस कंटेन RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल TMV क्या है, जिस पर मैंने कहा ना अभी इवानोस के बेरियन बाकी उन्होंने किया, इन्होंने पे इसी टोबैको पर काम किया, तो इसे कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। तो पहला वायरस किससे दरियाफ्त किया गया, टोबैको प्लांट से, तो उसे कहा गया टोबैको मोज़ेक वायरस, क्लियर। तो इसमें RNA होता है इसमें, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन केस, फॉर एग्जांपल कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, तो उसमें DNA होता है, उसमें DNA होता है। तो आप ये लिखो, मोस्ट प्लांट वायरस कंटेन RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट देयर आर सर्टेन केसेस विच हैव DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्लियर। तो इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन देयर होस्ट, इनको हम क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स में, इनकी क्लासिफिकेशन जो है इट डिपेंड्स अपॉन देयर होस्ट, बिकॉज आप ये लिखो द होस्ट, द वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। ये लिखो आप, द वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, ये अपना होस्ट चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको याद होगा जिस दिन मैंने आपको बताया सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजे, तो उस वक्त मैंने बताया 2 टर्म्स, फैकल्टेटिव एंड ओब्लिगेट।
अगर आपको याद होगा, जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाई उस वक्त फंजे में, मैंने कहा कुछ फंजे दे आर ऑलवेज सैप्रोफाइट्स, सम आर ऑलवेज पैरासाइट्स, बट कुछ हैं जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज करते हैं। तो हेयर आर टू टाइप्स, एक टाइप तो जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज कर सकता है, दूसरा वो चेंज नहीं कर सकता है। जो चेंज नहीं कर सकता है उसे हम कहते हैं ओब्लिगेट, चाहे वो पैरासाइट हो या सैप्रोफाइट। जो चेंज कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे? फैकल्टेटिव। जो चेंज, ऑब्जेक्टिव आता है बोर्ड में, जो चेंज करता है उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव, FACU, फैकल्टेटिव। जो चेंज नहीं कर उसे कहते हैं ओब्लिगेट। कहते हैं ना, आई हैव सम ओब्लिगेशंस, हम कहते हैं मुझे वहां तो जाना ही जरूर है, आई हैव सम ओब्लिगेशंस, सो आई एम बाउंड टू डू सच टास्क। सो इसीलिए कुछ है जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज नहीं कर सकते, उनको कहेंगे हम ओब्लिगेट, चाहे पैरासाइट हो या, लेकिन कुछ चेंज करते हैं, नहीं जाएंगे कल, नहीं जाएंगे आज, है ना, आज खाना क्या है, वेजिटेरियन, चलो इसी पर गुजारा करनी, आज तो नॉन वेजिटेरियन, चलो इसी पर गुजारा करते हैं। सो दिस कॉल्ड एज फैकल्टेटिव। तो इसीलिए जो वायरस है, दे आर होस्ट स्पेसिफिक, आप लिखो, दे आर होस्ट स्पेसिफिक। तो उस बुनियाद पर उनको हम क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में। द वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। नंबर 1 एनिमल वायरस, नंबर 2 प्लांट वायरस, नंबर 3 बैक्टीरियोफेज। शायद पढ़ा होगा आपने कि नहीं, बैक्टीरियोफेज पढ़ा है। बैक्टीरियोफेज, यहाँ तो एनिमल वायरस वो हैं जिनका होस्ट क्या होगा? एनिमल होगा। हमारे इंसान में ये कॉमन कोल्ड है वायरस, तो है ना। प्लांट वायरस, टोबैकोमोजिक वायरस यहाँ ले लेंगे, तो होस्ट क्या है? प्लांट है। बैक्टीरियोफेज, इनका होस्ट क्या होता है? बैक्टीरिया। आप ये लिखो, द होस्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज आर बैक्टीरिया। द होस्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज, अगर ये टर्म ले लेंगे ना यहाँ पर, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फैज मीन्स किलर और ईटर, है ना, क्योंकि मैंने कहा ना ये दोस्त नहीं है, बैक्टीरिया में घुस जाता है, उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। सो वी कॉल इट एज बैक्टीरियोफेज, किलर और ईटर। तो यही बैक्टीरियोफेज अगर यहाँ पर ले लेंगे, इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आप लिखो, द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, मैंने यहाँ का स्ट्रक्चर ली, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक कोट बनाता है, तो जेनेटिक मटेरियल अंदर होता है, ठीक है। हम यहाँ कहेंगे जो ये बैक्टीरियोफेज है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज हेड, एंड फर्स्ट पार्ट इज, उसका हेड होता है। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर कॉलर, या हम नेक भी कहेंगे, हाँ आप कॉलर कहेंगे, क्योंकि कॉलर तो टर्म दी गई है, हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दिस इज कॉल्ड एज टेल। सो दीज आर कॉल्ड एज टेल फाइबर्स। यहाँ पर शीत भी होता है, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। तो अंदर इस हेड में डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये बाहर साइड जो कोट है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी कोट हम कहेंगे इसे कोट है, तो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स बनाते हैं, जब कोट बनाते हैं हेड का, तो छोटे छोटे यूनिट्स, दोज यूनिट्स आर कॉल्ड एज कैप्सोमर्स। आप लिखो, द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमर्स। उनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। तो ये कैप बना देता है, इस कैप हम कैप्सिड कहते हैं, इस कॉल्ड एज कैप्सिड। तो जो TMV है उसमें ये कैप्सोमर्स जो है यूनिट्स जब होते हैं मोर देन 2000, आप लिखो है TMV में कैप्सोमर्स जो कोट बनाते हैं इसका, दैट इज मोर देन 2000 कैप्सोमर्स। क्लियर?
तो उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर कॉलर है, तो कॉलर इस हेड और टेल को ज्वाइन कर देता है। उसके बाद ये टेल होता है, यहाँ पर टेल फाइबर्स। तो जब ये इसका होस्ट क्या है, शाबाश, इस बैक्टीरियोफेज का होस्ट क्या है, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर मान लो ये बैक्टीरिया है, तो ये आ गया यहाँ पर। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टेल फाइबर्स इट गेट अटैच टू दिस होस्ट। तो उसके बाद यहाँ पर ये एक सबस्टेंस रिलीज करता है, या प्रोटीन हम कहेंगे, एंजाइम कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लाइसिन। उसको हम लाइसिन बोलते हैं। तो लाइसिन जब यहाँ पर रिलीज करता है, वो इस सेल वॉल को डिजॉल्व कर देता है। ठीक, तो डिजॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, होल बनेगा। तो होल जब बनेगा तो यहाँ पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसको अंदर भेजता है, बाकी इसी कुछ नहीं चाहिए। आपको समझ में आ गया? तो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ये अंदर दाखिल होना चाहिए। तो बाकी जो दिस कॉल्ड एज गोस्ट, ये आप लिखो ऑब्जेक्टिव आता है, द एम्प्टी हेड, क्योंकि यहाँ से डीएनए निकला ना, डीएनए निकला कहाँ गया, होस्ट है। अब तो ये एम्प्टी है ना, सो दिस कॉल्ड एज गोस्ट, GHOST, ये ऑब्जेक्टिव आता है। द एम्प्टी हेड, दैट इज हेड विदाउट डीएनए, ये बूथ नहीं है। गोस्ट को हम क्या कहते हैं, है ना, ये वो बूथ नहीं होता है। तो इसे दिस कॉल्ड एज गोस्ट। आप देखो एम्प्टी हेड बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड एज गोस्ट, यानी विदाउट जेनेटिक मटेरियल। तो जो ही इसमें ये दाखिल हुआ, तो अब बैक्टीरिया ये तो गया, ठीक है। ये क्या करता है इसमें, अब इसमें ये दो तरीके से अपनी मल्टीप्लिकेशन कर देता है। तो उस बुनियाद पर इन वायरस को हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। वन इज कॉल्ड एज लिटिक वायरस। आप लिखो लिटिक वायरस, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में इतना नहीं है, लेकिन बोर्ड में आप लिख सकते हैं, मार्क्स बोर्ड एनहेंस करने के लिए, लिटिक वायरस। क्योंकि बोर्ड में आप, बोर्ड के एग्जाम में आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नीट में आप रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ वही लिखना है जो वहाँ से बताया गया। लिटिक वायरस सेकंड इज कॉल्ड एज लाइसोजेनेटिक। लाइसोजेनेटिक जो टर्म्स दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इनको एक्सप्लेन करूं। लिटिक वायरस, जब डीएनए दाखिल हुआ किसमें, होस्ट में, ये तो अब क्या करेंगे, बादशाह है ना, आ गया। तो ये दो तरह के एक्शन इसमें करेंगे। एक एक्शन, ये तो अब इससे एक चीज की जरूरत है, प्रोटीन की, बाकी इसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये किस पर कब्जा करेगा, यहां पर कोई बता सकते हैं आप? दाखिल हो गया, इसे सिर्फ प्रोटीन चाहिए, इसे चाहिए सिर्फ प्रोटीन, तो किस पर इसका कब्जा होगा? नहीं, ये बैक्टीरिया में आ गया ना, बैक्टीरिया में यहां तो होता ही नहीं एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। राइबोसोम की फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, मगर उस पर तो कब्जा करना है इसे। यहां पर बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, वो मत करने देगा इसको। डीएनए इज बॉस ऑफ ए सेल, वो थोड़ा ही ऐसे जाओ भाई जाओ, ये लो क्या लेना है। तो ये यहां पर डीएनए एंजाइम रिलीज कर देता है। तो डीएनए जो एंजाइम है उसकी फंक्शन क्या है? अच्छा, एंजाइम की फंक्शन क्या है? एंजाइम की फंक्शन क्या है? 10th में पढ़ा है, डाइजेशन है ना, आपके 10th साइंस में होता है डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड इन मैन। तो एंजाइम की फंक्शन क्या है? एक्टिवेट क्या? अच्छा, आपने देखो जब आप कभी कभार ऐसा भी होता है, आपने खाना ज़्यादा खा लिया है ना, आप कश्मीर की ऐसी आदत है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, तो है ना, तो कभी कभी वो हो गया ज़्यादा फूड हमारे पेट में दाखिल, फिर क्या करते हैं, मेडिकल शॉप की तरफ, वहाँ क्या लेते हैं भाई, जाइम बोतल है कुछ, टेबलेट ज़्यादा खाया आज, है ना, तो जाइम की फंक्शन क्या है? डाइजेशन करना। तो सेम इस केस है, जो भी एंजाइम है उसका फंक्शन ये तहलका मचा देना, ब्रेक डाउन करना, जो भी आ गया है उसको ब्रेक डाउन करना है। प्रोटीन हो तो ख़त्म कर लो, फैट हो तो उड़ा दो इसको भी, है ना, जो भी कार्बोहाइड्रेट तो उड़ा दो, ग्लूकोज में तब्दील इसको कर लो। तो यहाँ पर डीएनए है, तो ये किस पर अटैक करेगा? बैक्टीरिया के डीएनए पर, इसको नहीं छोड़िएगा वो। तो वो ये उस पर अटैक, क्योंकि इसे पता है बास कौन है, यहाँ पर कौन मुझे मुखालफत या आगे आ सकता है अगेंस्ट।
तो ये इसका जो है इसको ख़त्म कर देगा, किसको? डीएनए के, बैक्टीरिया डीएनए को। तो अब तो ये बादशाह बन गया। तो अब आ गया राइबोसोम के पास, भाई बना लो, है ना, भाई बना लो। राइबोसोम क्या करेगा? तो बनाता रहेगा, क्योंकि ये तो डीएनए, यहाँ पर ये क्या करेगा, अपनी डीएनए में इसमें रिप्लिकेशन होती है ना। सेल डिवीजन पढ़ा है आपने? क्यों सेल डिवाइड होती है, मुझे बताओ, व्हाई सेल डिवाइड्स? व्हाई? साइज तो इनक्रीज होगा, इससे क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, इससे क्या होगा? हाँ, व्हाई? ये व्हाई है ना, व्हाई। तो होने दो, एक इंसान बड़ा हो जाएगा। सेल तो देखो, फेस ऑफ ग्रोथ है ना, आपको वहाँ एलॉन्गेट सेल तो होती है, तो क्या होगा उससे? देखो, ये सेल जो है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो सेल को डिवीजन होने से पहले क्या होता है? न्यूक्लियस को डिवाइड होना। तो न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी है इसमें। तो डीएनए कंटेंट हमने डबल करना है। जब डीएनए कंटेंट डबल होगा तो न्यूक्लियस को क्या होगा? फट जाएगा। ये तो आपको क्या, सेल से बर्स्ट नहीं होती है, न्यूक्लियस बर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होगा, जिस हम खाना खाते हैं ना, थोड़ा खाते स्टमक की कैपेसिटी है, इंक्रीज का साइज इंक्रीज होता है, फिर एक दीगचा ही खा लो, ये इसको क्या होगा? हाँ, फट जाएगा ना। तो सेम इस केस न्यूक्लियस, इसके पास कैपेसिटी है, जो हमारी बॉडी में सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब सेल डिवीजन होगा तो ये डीएनए कंटेंट डबल होगा, तो न्यूक्लियस को क्या होगा? तो इसीलिए है भाई, इसको डिवाइड, ये आप अलग जाओ तो दो न्यूक्लियस बनते हैं। इन ऑर्डर टू चेक द साइज ऑफ दिस न्यूक्लियस, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अब क्या होगा, हम आएंगे वापस, तो ये प्रोटीन बनाएगा। तो इसको अब सिर्फ डीएनए फर्दर अपना जो रिप्लिकेट होगा, इसका डीएनए कंटेंट इंक्रीज होगा, है ना। ये अपनी कापियाँ बनाता रहेगा, यहाँ पर एक, यहाँ एक। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो आ गया प्रोटीन, इसका कोड बनाया, आ गया प्रोटीन, इसका कोड बनाया। तो दीज आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस ना, ये बैक्टीरियोफेजेस में बन गए। तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इंक्रीज। सेल को क्या होगा? नहीं, बैक्टीरियल सेल को क्या होगा? वायरस ने, बैक्टीरियोफेज ने अपना कंटेंट इंक्रीज किया, सेल को क्या होगा? वो फटेगी ना, बर्स्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एज लिसिस। तो अब क्या होगा यहाँ पर? सेल की लिसिस होगी, इट विल गेट बर्स्ट, तो बैक्टीरिया तमाम होगा। सो उस वायरस को हम लिटिक वायरस कहते हैं। द वायरस, ये आप लिखो, द वायरस विच काजेस लिसिस ऑफ द बैक्टीरिया ड्यूरिंग इट्स मल्टीप्लिकेशन, the viruses which cause lysis or bursting of the bacterial cell called as lytic virus। तो प्रोसेस को हम lysis कहते हैं ना, प्रोसेस को हम कहेंगे lysis। जिस तरह आपने रेस्पिरेशन पढ़ी, तो रेस्पिरेशन the viruses which cause breakdown, this bursting of the bacterial cell, that is called as लिटिक वायरस। उस प्रोसेस को हम लिसिस कहते हैं। जिस तरह आपने रेस्पिरेशन पढ़ी है, तो रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, सिमिलर केस। तो यहाँ पर वहाँ तो ब्रेक डाउन होता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, यहाँ तो फट जाता है बेचारा, बैक्टीरिया खत्म होता है। क्लियर? तो एक तरह ये है। सेकंड इज कॉल्ड एज लाइसोजेनेटिक। लाइसोजेनेटिक, मान लो यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज आ गया, तो विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स इट गेट्स स्टिक विद द होस्ट। तो उसके बाद यहाँ पर उसने डिजॉल्व किया सेल वॉल को विद द हेल्प ऑफ लाइसिन, तो अंदर दाखिल हुआ कौन? जेनेटिक मीडिया। यहाँ आप पता नहीं क्या होता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, कोई होडल हो, ये चोरी चुपके से इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ चिपक जाता है। ये बैक्टीरियल डीएनए है इसके। सो यहाँ मैंने आपको बताया, जब ये वायरस इस बैक्टीरिया के साथ स्टिच होता है, बैक्टीरियोफेज, तो उसके बाद ये सेल वॉल जो डिज़ॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ लाइसिन, तो उसके बाद जो डीएनए कंटेंट है वो दाखिल होता है किसमें? इस बैक्टीरियल सेल में। तो यहाँ बैक्टीरियल सेल में मैंने पहले कहा लिटिक वायरस में ये
यहाँ पर इस डीएनए को ख़त्म कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये ख़त्म इसको नहीं कर देता है, बल्कि ये जो वायरस है, बैक्टीरिया, ये जो वायरस है, इसका डीएनए जो है दैट गेट्स, वो इसके साथ चिपक जाता है। मान लो यहाँ पर ये बैक्टीरियल डीएनए है, बीडीएनए, तो यहाँ पर ये इसके साथ चिपक, दैट इज कॉल्ड एज वायरल डीएनए, बीडीएनए, ठीक है। तो जब यहाँ का डीएनए डिवाइड होगा, किसका, बैक्टीरिया का डीएनए डिवाइड होगा, तो इसका भी, ये जो वायरल डीएनए, ये भी इसके साथ साथ डिवाइड होगा, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ इंक्रीज होगी। यानी यहाँ पर पहले ये वायरस जो है ये लिसिस काज नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर ये जो डीएनए है ये इसके साथ चिपक जाएगा, और चिपक जाने के बाद ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो उसके बाद ये फिर से इसकी जो मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस, वो इस पर कब्जा करेगा। तो इसके बाद ये जो बैक्टीरियल वायरल डीएनए है ये प्रोटीन कोड बनाएगा, तो फिर उसके बाद ये इसकी लिसिस करेगा, यानी फिर उसके बाद ये बैक्टीरियल सेल जो है इसको बर्स्ट कर देगा। तो इस तरह से ये बैक्टीरियोफेज जो है अपनी पॉपुलेशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या अपनी प्रोडक्शन, या हम कहेंगे नंबर इंक्रीज कर देता है। तो ये रहा वायरस का। तो उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा मोटा टॉपिक आता है, वायराइड्स, जो आपके वायराइड्स, तो ये आता है। और एक टॉपिक, पहले हमने वायरस पढ़ लिया, तो वायरस मैंने कहा ये इतना छोटा होता है, ये फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, ये बैक्टीरियल सेल में दाखिल होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट था, दैट इज कॉल्ड एज टी.ओ. डाइनर, ये एक साइंटिस्ट था, उसने बिसाइड्स दिस वायरस एक और सबस्टेंस या एजेंट, डिजीज काजिंग एजेंट, यानी जो ये टी.ओ. डाइनियर था, उसने बिसाइड्स दिस वायरसेस एक और डिजीज काजिंग एजेंट डिस्कवर किया। तो जिसका साइज, यानी साइज का, दैट इज स्मॉलर देन वायरसेस, यानी ये जो टी.ओ. डाइनियर है, इसने और एक मान लेकर सबस्टेंस डिस्कवर किया, तो जिसका साइज दैट वाज वेरी स्मॉलर देन वायरस। तो इसमें सिर्फ आरएनए कंटेंट होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, आरएनए कंटेंट। तो यहाँ पर प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। आप लिखो, टी.ओ. डाइनर discovered another agent, that discovered an agent whose size was smaller than virus। एक बात। दूसरी बात, इनमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट था, प्रोटीन कोड जो दैट इज एब्सेंट, यानी इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता है, बल्कि ओनली आरएनए। तो ये वायरस में पाए जाते हैं, they are found in viruses, so these are called as viruses। तो अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो छोटा मोटा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन और व्हाट आर वायरसेस। तो वायरस जो होते हैं, मैंने कहा these are small substances, small agents, disease causing agents, they contain only RNA, protein code here it is absent, so their size is smaller than viruses, so they are found inside the virus, so these are called as viruses। clear? तो ये एक और है। तो उसके बाद और एक एजेंट देखा गया, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो ये आपको 12th में पढ़ना है। तो उस 12th में आपको पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर आपको याद होगा प्रोटीन सिंथेसिस, मैंने कहा इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो ट्रांसक्रिप्शन, याद है आपको, परसों मैंने बताया। एक तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए है ये क्या देता है, आरएनए, तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो आरएनए है बाद में ये प्रोटीन देता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, जो मैंने परसों बताया। ये आपको डिटेल में 12th में पढ़ना है। इसके लिए लगभग 10-12 दिन लेता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप छोटे मोटे अल्फाज में याद रखो। प्रोटीन सिंथेसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए प्रोड्यूस करता है। सेकंड इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, उसमें आरएनए जो दैट इज यूज प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बाद में मॉडिफाई होते हैं और हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैरी करते हैं। मान लो दिस हियर, ये तो कैरेटिन है, प्रोटीन है,
प्रोडक्टिव फंक्शन है, नील्स है हमारे, कैरेटिन है, प्रोटीन है, बोन्स में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। वो लिहाजा हम ये कहेंगे प्रोटीन को प्रोड्यूस होने के बाद उसकी मॉडिफिकेशन होती है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत हो उसी अंदाज से उसकी मॉडिफिकेशन होती है। मान लो हमने ऑक्सीजन कैरी करना है तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो आयरन के साथ कंबाइन होता है, हीमोग्लोबिन बना देता है, दैट इट एक्ट्स एज ए कैरियर। इसी तरह सम आर एंटीजन्स आर सम आर एंटीबॉडीज, दे गिव प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी। सो इन नटशेल आई कैन से जब नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन को बाद में मॉडिफिकेशन होती है, तो मॉडिफिकेशन के बाद उसकी फंक्शन होती है नॉर्मल। लेकिन कभी कभी ये देखा गया जो ब्रेन में कभी कभी जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है दैट इज एबनॉर्मल, यानी एबनॉर्मल प्रोसेस या एबनॉर्मल प्रोटीन। अगर आपको याद होगा प्रोटीन ये तो आपके ज़ालजी में है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम वहाँ कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है ना। प्राइमरी तो सिंपल होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड है ना। ये प्रोटीन किसका बना हुआ था? एमाइनो एसिड्स। जब एमाइनो एसिड्स आते हैं इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर 4, 5, 7, 8 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ये चेन बनाता है जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बाद इसकी फोल्डिंग होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर से मॉडिफिकेशन होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो जब फोल्डिंग होती है तो फोल्डिंग के दौरान कभी कभी ये देखा गया न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पर। उसमें क्या होता है, फोल्डिंग अच्छी तरह नहीं होती है। ये देखा गया कि ड्यूरिंग फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, जब इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, फोल्डिंग होती है, तो उस वक्त एबनॉर्मल फोल्डिंग टेक्स प्लेस। ये आप लिखो, इन सम केसेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, या आप लिखो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इन सम केसेस proteins are folded in abnormal way. In some cases the proteins are folded in abnormal way. Abnormal way. जब इनकी फोल्डिंग एबनॉर्मल वे में होगी तो क्या फंक्शन ठीक होगी? यहाँ पर फंक्शन क्या होगी? दैट विल बी आल्सो एबनॉर्मल। उनको फोल्ड होना था, अच्छी तरीके से फोल्ड होना था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाना है। जब फोल्डिंग ही एबनॉर्मल हुई तो फंक्शन क्या होगी? तो ये देखा गया इट काजेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इट काजेस, क्योंकि जब मान लो ब्रेन में बनेंगे तो जब एबनॉर्मल फोल्डिंग हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैरी करेंगे। तो एक डिजीज़ है दैट इज कॉल्ड एज, आप ये लिखो, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म। ये एक डिजीज़ है जो दिखाई गई, देखी गई, ऑब्जर्व की, दैट इज कॉल्ड एज बोविन। पहले लिखो, मैं बाद में बताऊंगा। बोविन, BOVIN, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये एक डिजीज़ यानी ड्यूरिंग फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पर देखा गया कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो एबनॉर्मली तौर पर फोल्डिंग में की होती है। तो एक डिजीज़ देखेगी दैट इज कॉल्ड एज बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज इन कैटल। यानी इससे हम जो ये यानी मैंने कहा कि ये देखा गया, ऑब्जर्व के एनालिसिस हुई कि कभी कभी ये जो प्रोटीन इनकी फोल्डिंग होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, उस वक्त ये एबनॉर्मली तौर पर फोल्डिंग्स, तो इनके ज़रिए से डिजीज़, क्योंकि एबनॉर्मल फंक्शन आएगी, दैट इज कॉल्ड एज डिजीज़। तो यहाँ पर देखा गया एक डिजीज़ दैट इज कॉल्ड एज बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। So this is also called as mad cow disease in case of cattle. तो यहाँ पर ये देखा, these are called as prions. तो इन सबस्टेंस या इन प्रोटीन को जो एबनॉर्मली तौर पर क्या फोल्डिंग हो जाए, सो यहाँ पर DNA कंटेंट या RNA कंटेंट इनमें नहीं होगी, तो यहाँ पर these are called as prions. आप ये देखो, these substances are called as prions. So prions क्या होते हैं? They are actually
proteins without DNA और RNA कंटेंट। इनमें DNA और RNA कंटेंट एब्सेंट होता है। ये कहाँ पर बनते हैं? जब प्रोटीन की फार्मेशन या प्रोडक्शन होती है उस वक्त इनकी फोल्डिंग होती है प्रोसेस, तो उस वक्त एबनॉर्मल फोल्डिंग होती है। सो दीज आर कॉल्ड एज प्रियॉन्स। तो इनका साइज जो है दैट इज, आप ही लिखो, इनका साइज जो है दैट इज सिमिलर, आप ही लिखो, दे आर सिमिलर, इस तरह लिखो आपको, दे आर सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज टू वायरस, दे आर सिमिलर in size to viruses. So these are called as prions. तो ये ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज काज कर सकते हैं अगर ये ट्रांसफ़र उनमें भी हुई। सो दीज आर कॉल्ड एज प्रियॉन्स। क्लियर? सो कभी कभी अगर आपके बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है व्हाट आर प्रियॉन्स, तो प्रियॉन्स आर एजेंट्स which are on the protein content or protein substance without DNA or RNA. So they are found, their size is small, same as that of viruses. So they cause disease in case of cattle, that is called as mad cow disease or bovine spongiform encephalopathy. So ये तो नीट में आ सकता है आपका, ये नीट में आ सकता है। या प्रियॉन्स क्या है, डिड दे कंटेन RNA और दिस DNA, ये नीट में आ सकता है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको राइट ए नोट ऑन या व्हाट आर प्रियॉन्स, ये क्लियर हुआ? सो ये तो आपके इस बुक में NCERT में था। सो दिस ऑल अबाउट फंजे। तो ये जो फंजे जो किंगडम था ये क्लियर हुआ। तो अगर इसमें कोई टॉपिक हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई इंक्वायरी हो जो आपको समझ में नहीं आया या मैंने छोड़ दिया है, चाहे भूल गया हूँ या मैंने डेलिबरेटली किया है, तो प्लीज़ पिन पॉइंट दैट एंड सर्कल दैट, तो वो मुझे बताए, हम डिस्कस वो दोबारा करेंगे। एनी क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ जाके घर में तो यहाँ पढ़ेंगे NCERT, वहाँ तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में दिया गया है। क्लियर करो? सो इट्स ऑल अबाउट फंजे किंगडम। थैंक यू।